अभी हाल ही में मैंने एक टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, तो पत्रकार ने चुटकी लेते हुए मुझसे पूछा कि राजनीति में आपके दोस्त कौन हैं। हमने कहा राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में दोस्त नहीं बनते, दुश्मन बनते हैं। राजनीति में मेहनत करके दोस्त बनाना पड़ता है। उस योगदान की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं, अगर हम भारतीय विद्यापीठ की चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें महाराष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में इसका जो बीजारोपण है उसको हमको समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है कि यहां के जितने भी समाज सुधारक पैदा हुए, जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए, जितने भी आंदोलनकारी पैदा हुए, उन तमाम लोगों ने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को महत्व दिया है तो उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है। याद कीजिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं आता है, विचारों के शान पे क्रांति की धार तेज होती है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का परिवर्तन संभव नहीं है। देश में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल किसने खोला? सावित्रीबाई फुले ने खोला। आप देखिए कि लोक शायर अन्ना भाऊ साठे के गानों में, उनकी कविताओं में शिक्षा के महत्व का उजागर किया गया है। महात्मा फुले गुलामगिरी में लिखते हैं कि हमारे लिए स्कूल क्यों जरूरी है। हमारे लिए स्कूल इसलिए जरूरी है कि हमको पता चलेगा कि हमारे साथ जो शोषण होता है, जो गुलामी होती है, वो क्यों होता है और उसका निराकरण हमको कैसे करना है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए महाराष्ट्र की यह संस्कृति रही है कि तमाम समाज सुधारकों ने, तमाम जो है आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने शिक्षा पर जोर दिया है। और शिक्षा के इस महत्व को अगर हम समझते हैं तो हमको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आज हमारे साथ सबसे बड़ी राजनीति क्या हो रही है। सबसे बड़ी राजनीति यह हो रही है कि विद्यार्थियों को कहा जाता है पढ़ने लिखने से मतलब रखो, राजनीति मत करो। क्यों यह कहा जाता है? यह इसलिए कहा जाता है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी करनी है, लेकिन किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी, किसको पोलियो का टीका मिलेगा, किसको पोलियो का टीका नहीं मिलेगा, किसको पेंशन मिलेगा, किसको पेंशन नहीं मिलेगा, महंगाई कम होगी कि ज्यादा होगी, राज्य का क्या दायित्व है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। और किसी इंसान को अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसके सोचने की शक्ति को समाप्त किया जाता है। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। छोटा हाथी को जब पकड़ा जाता है तो उसके पैर में एक लोहे की मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी छोटा है, बार बार प्रयास करता है, बच्चा है, और वो लोहे की मोटी चेन जो है वो उसको तोड़ नहीं सकता है। धीरे धीरे उस बड़े होते हुए हाथी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह चेन मैं नहीं तोड़ सकता हूं। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चेन तोड़ सकता है, तब तक उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता हूं, और वो जीवन भर उस लोहे की चेन में बंधा रहता है, गुलामी करता रहता है। और कम शारीरिक शक्ति वाले जो सवार हैं उसके कहने पे वो चुपचाप चलता रहता है। शिक्षा वो ताकत है कि आप अपने पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं।
और जब आप पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं तो फिर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप प्रश्न करना शुरू करते हैं। और जब आप प्रश्न करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले कहा जाता है कि ज्यादा नेता मत बनो। जो ही आप सवाल पूछेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ज्यादा नेता मत बनो। आप हवलदार से पूछ लीजिए, आप इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए, आप एसपी से पूछ लीजिए, आप आमदार से पूछ लीजिए, आप खासदार से पूछ लीजिए, आप मंत्री से पूछ लीजिए, तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ज्यादा नेता मत बनो। ज्यादा क्रांति करने का शौक चढ़ा है। तो मैं एक सवाल कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने। याद रखिएगा, जो आपको कहते हैं राजनीति मत करो, दरअसल वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो इस सवाल को उठने नहीं देना चाहते हैं, जो सवाल हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूं। आजकल सरकार कह रही है कि हम दुनिया का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक बात है, देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है तो सबको शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। और जब सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं? इस प्रश्न को आप सोचिए कि जो कहते थे कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता था, जो कहते थे कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, वही लोग आज गद्दी पर बैठ करके कह रहे हैं कि बधाई दीजिए, हम चंद्रयान छोड़ दिए हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। ज्ञान के महत्व को हमको समझना पड़ेगा। और ज्ञान जब हमने प्राप्त किया है तो हमको देश की व्यवस्था को समझनी पड़ेगी। और देश की व्यवस्था में आम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमको सवाल पूछना पड़ेगा। और जब आप सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप राजनीति करते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप राजनीति कर सकते हैं तो हम भी राजनीति कर सकते हैं। अगर हम वोट दे करके नेता चुन सकते हैं तो हम भी नेता बन सकते हैं। यह आपका अधिकार है, यह आपका लोकशाही का अधिकार है। आपके मुंह में जबान हो, आपके दिमाग में सवाल हो, आप अपने सवाल को खड़ा कर सकें, तभी आपको अपने आसपास होने वाले अन्याय नजर आएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि देश के लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है कि इस देश में किसी न किसी कोने में कोई ना कोई जवान आत्महत्या ना करता हो। मैं सरकारी आंकड़ा आपको देता हूं, 1 घंटे से कम समय में इस देश के नौजवान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर ये पूरा कार्यक्रम सुबह से लेकर के शाम तक चला है, 4 घंटे यह कार्यक्रम चला है, तो इस देश के किसी ना किसी कोने में 4 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली होगी। आप सोच करके बताइए कि आमदार बनेंगे 5 साल के लिए, खासदार बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, और गरीब और किसान का बच्चा बनेगा, आर्मी में नौकरी करेगा 4 साल के लिए। अग्निवीर के नाम पर इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। इसीलिए आप तमाम माताओं बहनों से, खास करके पीछे जो हम माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी तरह ही मेरी मां भी आंगनवाड़ी में काम करती है, इस देश की पीढ़ी को पढ़ाती है। हमने आपका नमक खाया है, उस नमक की कसम खा करके कहते हैं कि अगर इस देश में अत्याचार होता रहेगा, इस देश में अन्याय होता रहेगा, तो हम विश्वजीत कदम जैसे साथियों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आप महाराष्ट्र के तमाम लोग सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं
कि जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चली थी तो महाराष्ट्र से होकर के गुजरी थी, कि मणिपुर में लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आता है। आखिरी बार प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम लिया था मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। विश्वजीत भाई, प्रधानमंत्री आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले ना? कोई नहीं, ईडी भेज सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मणिपुर का नाम लिया था। जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, उनका वीडियो बनाया जा रहा था, पुलिस के हथियार लूटे जा रहे थे, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, तो ना जय शाह के पप्पा को फुर्सत थी, ना देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत थी कि वो उस पर मुंह खोल सकें। इसीलिए राहुल जी ने तय किया है, और राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है। 2014 से लेकर के 2024 होने को है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने राहुल जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री हो या ना हो, लेकिन इस देश का नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। इस देश में होने वाले अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो आम लोगों का आंसू पोंछना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिला करके उनके न्याय के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश के किसानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की महिलाओं पर होने वाले अन्याय खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों के खिलाफ होने वाले अन्याय खत्म हो और इस देश की आम आवाम के खिलाफ होने वाले अन्याय को खत्म किया जाए,